हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दर्शकों, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और आशुतोष टंडन साहब से, जिन्हें सभी लोग प्यार से हमेशा गोपाल टंडन जी कहते रहे हैं। लालजी टंडन के सुपुत्र हैं और इस समय चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा का आप मंत्रालय देख रहे हैं। इसको ये कह सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका विभाग इनके पास है। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज आए तो आप, वैसे भले ही इसे निजी यात्रा कह लिया जाए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है तो बहुत से लोग भी आ गए, उनकी समस्याएं भी सुन ली, कार्यकर्ताओं से भी आपकी भेंट हो गई। अगर आपके विभाग के तौर पर हम बात कर लें तो इस समय किन प्रमुख योजनाओं पर आप लोग काम कर रहे हैं और फोकस किस दिशा में है इस सरकार का? देखिए, जहाँ तक विभाग का सवाल है, प्रावधिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा दो विभाग मेरे पास हैं। दोनों में गुणवत्तापरक शिक्षा छात्रों को मिले और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन में पेशेंट केयर भी उसका एक पार्ट है, जन सामान्य को चिकित्सा भी उपलब्ध हो। टेक्निकल एजुकेशन में जो कमियां थी उसको हमने पिछले 9 महीने में दूर करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहां उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी थी, चाहे लैब में, इक्विपमेंट में, कंप्यूटर में या किसी चीज़ में उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी, हमने उसकी पूर्ति की है और उनको हमने संसाधन उपलब्ध कराए हैं। प्रक्रिया चालू है और निकट भविष्य में उनको उस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर फैकल्टी की बहुत कमी थी। पिछले 10-12 साल से कोई फैकल्टी का सिलेक्शन नहीं हुआ उस विभाग में और हमको ये कहते हुए बहुत संतोष है कि हमने 6 महीने के अंदर फैकल्टी का अधिकांश सिलेक्शन एक बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा कराने का प्रयास किया। और उसमें जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक्स, वहाँ की जो समस्याएं थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटेक्निक्स में भी कन्वोकेशन हुए, दीक्षांत समारोह हुए और 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्रदेश की सारी गवर्नमेंट और निजी पॉलिटेक्निक्स में एक साथ दीक्षांत समारोह हुए। मेडिकल एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब है थी, उसको हम पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमने एक मेडिकल एजुकेशन स्ट्रेटजी सेल बनाया है और उसके तहत जो प्रदेश के सीनियर चिकित्सीय शिक्षक हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको हमने कॉलेजों में आग्रह करके भेजा कि आप जाकर पूरा एक रिव्यू करके, उनकी टीम गई और उन्होंने एक पूरे रिव्यू करके रिपोर्ट दी है शासन में। अब उस पर एक रोड मैप बन रहा है कि क्या उसमें जो उन्होंने दिया है उसमें तत्काल करने की आवश्यकता है, क्या हम सेकंड फेज़ में, क्या थर्ड फेज़ में करेंगे, लेकिन हम निकट भविष्य में वो सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हम ई-हॉस्पिटल लागू करने जा रहे हैं। ई-हॉस्पिटल के मतलब ये है कि सारी जो सेवाएं हैं मेडिकल कॉलेज की वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी। उसमें सब बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हो जाएगी, कर्मचारियों से लेके छात्रों की और शिक्षकों की सारी अटेंडेंस, सारा स्टॉक, मेडिसिन से लेके और बाकी चीज़ों का स्टॉक, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। सारी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट की केस हिस्ट्री है वो सब वहाँ पर डिजिटल फॉर्म में हो जाएगी और कोई पेशेंट अगर कई वर्षों के बाद भी दोबारा आता है तो उसका नंबर अगर उसमें फीड किया जाएगा तो उसकी सारी रिपोर्ट्स निकल आएंगी। और जैसे कोई किसी कॉलेज से कोई सुपर स्पेशलिटी संस्थान में कोई पेशेंट रेफ़र होता है, मान लीजिए आगरा से कोई पीजीआई लखनऊ में रेफ़र हुआ, तो वहाँ जब वो जाता है तो वो कहते हैं फिर से सारी जांच कराओ। इसमें ये आवश्यकता नहीं रहेगी, वो अपने कंप्यूटर पे वो डॉक्टर बैठ के सारी रिपोर्ट्स दे देंगे। इसका पूरा एक हम एनआईसी से उस कार्य को करा रहे हैं, पूरा रोड मैप बन गया है और इस महीने में, जनवरी में,
हम ये जो पुराने 8 मेडिकल कॉलेज हैं, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, इन सब में हम एक साथ इस कार्य को शुरू कराने जा रहे हैं। अभी जैसे एक तो अभी पुरानी सरकार की खामियों पर तो मैं सवाल जरूर कर लूँगा, लेकिन उससे पहले एक बेहद आवश्यक बात है। अभी जब आप सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे तो वहाँ संसाधनों के अभाव की और वहाँ बहुत अव्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। अगर हम निजी क्षेत्रों में जाएँ तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ये देखने को मिलती है कि मैं ये नहीं कहता कि ये आपके 8 महीने की सरकार का कार्य व्यवस्था है, ये से पहले से चलता हुआ ही एक क्रम मानेंगे, लेकिन अभी भी ये देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो संसाधनों के अभाव में भी मान्यता पा जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आवेदक हैं जो सब कुछ होते हुए भी जिनको मान्यता नहीं मिल पाती, पात्रता नहीं मिल पाती। इसके लिए क्या कहीं कोई सिस्टम देखा गया है? कहाँ पर झोल था उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एक बड़ा व्यापक विषय है और इसमें हमारा प्रदेश सरकार का बहुत सीमित रोल है। हम केवल एक एनओसी देते हैं और बाकी ये मान्यता और ये सारी परमिशन एमसीआई देती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ। और हमको कहीं अगर कोई खामी नज़र आती है तो एमसीआई को हम रिपोर्ट करते हैं और एमसीआई स्वयं भी इंस्पेक्शन करती है सारे संस्थानों का, और एमसीआई को जो रिपोर्ट करना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें कोई गाइड करती है तो हम उस पर काम करते हैं, लेकिन हमारी एक नज़र रहती है कहीं अगर कोई कमी या कोई संज्ञान में आती है तो हम उस पर यथोचित कार्रवाई। आपने मेडिकल कॉलेजेस की तरफ ध्यान किया, लेकिन मैं प्राविधिक शिक्षा की तरफ भी, ऐसे संस्थानों की तरफ भी बहुत गौर करके कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भले ही आपका रोल का बहुत अधिक सीमा में ना हो, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चूंकि व्यवस्थाओं को सही रूप देना है, चूंकि हमें प्रोडक्टिविटी विद क्वालिटी निकालनी है, तो यहाँ पर आप लोगों का रोल बेहद आवश्यक हो जाता है? बिकॉज सरकार हस्तक्षेप चाहे तो कर सकती है निश्चित तौर पे, और जहाँ हम समझते हैं वहाँ हस्तक्षेप करते भी हैं। इसी तरह जैसे आपने प्रावधिक शिक्षा का सवाल उठाया, तो प्रावधिक शिक्षा में AICTE के मानकों के आधार पर वो संस्थान चलते हैं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि वो उनके मानकों के आधार पर चलें। अच्छा, एक आपसे विभाग से संबंधित, मंत्रालयों से संबंधित एक सवाल, उसके बाद कुछ और सवाल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित आवश्यक हो जाएंगे। बहुत सारी कमी अभी भी महसूस की जाती है, चाहे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा हो, चाहे आज जिस प्रकार से शिक्षा के साक्षरता के दर में वृद्धि हुई है और आज युवाओं को उच्च शिक्षा की तरफ प्रेरित किया जाता है, तो उसमें चाहे वो तकनीकी शिक्षा के संस्थान हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हो, इनकी संख्या में कमी होती दिखती है। इसकी तरफ क्या आप लोगों ने कोई प्लान अपनी तरफ से तैयार किया है? किस विषय में? आप नए संस्थान खोलें जहां पर ज़्यादा निश्चित तौर पे ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में था, जो हमने विधानसभा चुनाव के पहले जनता के सामने प्रस्तुत किया। हम प्रदेश में नए 25 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और केंद्र सरकार की एक योजना है कि जिला अस्पतालों को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज बनाने का, उसमें 5 पर काम चल रहा है और 8 इस वर्ष हम प्रस्तावित कर रहे हैं। जो आगे हमको उसकी अनुमति मिलेगी तो उस पर काम शुरू होगा और हम नए कॉलेज भी खोलेंगे। निजी क्षेत्र में भी जो अच्छे संस्थान अगर कोई सामने आते हैं तो उनको हम पूरा संरक्षण देंगे, लेकिन उसमें सुल्तानपुर है, मिर्ज़ापुर है, एटा है और कई अभी प्रस्तावित हो रहे हैं। अगर आज लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पेश कर दिया गया और कांग्रेस ने इसमें भाजपा का साथ देने की अपनी बात कही है और किसी भी प्रकार के संशोधन की भी मांग नहीं की है, लेकिन कुछ दल अभी भी विरोध कर रहे हैं, कुछ संगठन अभी भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है, उसका कहना है कि ऐसे किसी बिल की ज़रूरत नहीं है और इससे जो इस्लामी एक व्यवस्था है उसको ठेस पहुँचाई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कोई भी विधेयक पारित करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है और वहाँ सभी राजनीतिक दल अपनी बात रख सकते हैं और जो बहुमत से पारित होगा वो विधेयक का रूप लेगा। और किसी के दल की विशेष की कोई राय है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन जो भी जनहित का कोई भी कार्य होगा। अब 3 तलाक का जो विषय है, आप देख रहे हैं कि महिलाओं की क्या हालत है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर टिप्पणी की है। पार्लियामेंट में एक मेरा ये निजी विचार है कि स्वस्थ बहस होगी और उसके बाद विधेयक पारित होगा। योगी जी ने जब हाउस में थे तो उन्होंने कहा कि 20,000
के करीब राजनीतिक मामले मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस पे कहा गया, टिप्पणी आती है कि समरथ को नहीं दोष घुसाई, इस समय चूंकि आप राजा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जबकि अभी तक इस प्रकार के केसेस का निस्तारण जो हमारी कानून की व्यवस्था है उसके तहत होता था। और ये भी कहा गया क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अधिकांश इस प्रकार के केसेस हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने की एक कोशिश है। इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, ये बहुत पहले से होता रहा है कि कई राजनीतिक दल जो सत्ता में रहते हैं वो विपक्ष को दबाने के लिए गलत सलत मुकदमे कायम करते हैं। इमरजेंसी इसका एक उदाहरण है कि 80-80 साल के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो खंबे पे चल के बिजली के तार काट रहे थे। तो जो राजनीतिक दुर्भावना से जो मुकदमे कायम किए गए हैं वो वापस लेने की बात है, और उसमें सभी दलों के, और इससे पहले भी एक सरकार इसका घोषणा कर चुकी है। जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय विधानसभा में, उनकी सरकार एक बार इसको कर चुकी है। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल, आप चूंकि ब्रज में हैं, पुराना आपका नाता है ब्रज से, बड़ा प्रेम भी आप यहाँ के सभी लोगों से करते हैं, आज यहाँ बैठ करके क्या कुछ हम ये अपेक्षा करें कि मथुरा वृंदावन को भी आप जिन मंत्रालयों को संभाल रहे हैं उसका कुछ अतिरिक्त लाभ इस धर्मनगरी को जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जानी जाती है वहाँ मिल सकता है, या कोई प्लानिंग आप सोचते हैं? पूरी सरकार, प्रदेश की और केंद्र सरकार, उसकी प्राथमिकता पर है ब्रज क्षेत्र। और आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अनेक बार इसका जिक्र किया है, उसके लिए वो बजट में धन की व्यवस्था करा रहे हैं और बहुत जल्दी वो स्वयं भी ब्रज क्षेत्र में आएंगे और हो सकता है कि किसी आयोजन में पूरी कैबिनेट भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री आशुतोष टंडन साहब। बातचीत के दौरान उन्होंने एक और जहां जो व्यवस्था है उसमें सुधार की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई और बताया कि इस दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश में जो पहले से भाजपा का संकल्प पत्र था उसके तहत 5 नए मेडिकल कॉलेजेस पर काम चालू हो चुका है और 8 आगे पाइपलाइन में है। इसी के साथ साथ तकनीकी एवं चिकित्सीय जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर चल रही गतिविधियों में अगर कहीं खामियां हैं तो सरकार के हिस्से में भले ही कितनी भागीदारी हो, लेकिन उस पर भी अब सरकार गौर कर रही है और उसकी यही कोशिश है कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इसमें एक गुणवत्ता भी जरूर नजर आए। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।